नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे। द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वो टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के हम भाग 1 को लेकर चलेंगे। हो सकता है यहाँ 2 या 3 भाग में आपको देखने को मिले। आज हम पहले भाग में चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, वे कौन कौन से अधिकार हमारे भारतीयों को दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, और हम किन अधिकारों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुसार कर सकते हैं। भारत में रहना है तो हमें किन किन अधिकारों का प्रयोग करना है, किन किन अधिकारों का अभ्यास करना है। आइए हम उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं मूल अर्थात मौलिक अधिकार। मतलब वे अधिकार जिनका हम प्रयोग संविधान के अंतर्गत ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने अधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग तरीके से करेंगे। मनमाने तरीके से हम किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिस अधिकार से हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं होगा, प्रयोग करने पर हम उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, और मौलिक अधिकार का ही ग्रुप है, आपको पता होगा, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमको ये जानना है कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक, और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में जगह क्यों दिया गया, क्या यह चुनौती योग्य है या नहीं है। आइए हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार है, जैसा कि हम लोगों ने जब हम लोग भाग देख रहे थे भारतीय संविधान के प्रमुख 22 भाग, तो 22 भाग में आपको पता चला होगा या आपने देखा होगा तो उसमें लिखा था भाग 3। भाग 3 दोस्तों मौलिक अधिकार संदर्भित है, अर्थात मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है। कौन सा भाग? भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। तो जो अनुच्छेद 12 से 35 है वह भाग 3 को दर्शाता है, अर्थात मौलिक अधिकार की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार की बात करता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मौलिक अधिकार है क्या वास्तव में। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है उसे हम भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं, और यह प्रथम लिखित प्रपत्र भी है। अगर मतलब सबसे पहली बार नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए जाते थे उन्हें हम कहते थे मैग्ना कार्टा। किसको? सबसे पहली बार इंग्लैंड में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते थे तो उनको कहते थे हम लोग क्या? मैग्ना कार्टा। और जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है वह क्या है? एक तरह से मैग्ना कार्टा ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। पहला लिखित प्रपत्र भी है। इसे कौन दिया था? तो इंग्लैंड के किंग थे जिनका नाम था किंग जॉन। उन्होंने सामंत, वहाँ पे मतलब इंग्लैंड में कुछ सामंतवादी थे, सामंत के दबाव में आकर, मतलब सामंती थे, अपने अधिकार की बात करते, हमें अधिकार दीजिए, हमको अपना अधिकार चाहिए। तो सामंतों के दबाव में आकर किंग जॉन ने क्या किया था? 1215 में एक मैग्ना कार्टा लाते हैं। क्या लाते हैं दोस्तों? 1215, याद करिए, 1215 में किंग जॉन सामंतों के दबाव में आकर क्या करते हैं? मैग्ना कार्टा या पहला लिखित प्रपत्र लागू करते हैं, जिसे हम वर्तमान में भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जॉन किंग, आपको याद रखना चाहिए, 1215 में मैग्ना कार्टा वो प्रस्तुत करते हैं। किसके दबाव में आके? सामंतों के दबाव में आके। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ थे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए थी मौलिक अधिकार को लेके। आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमने देखा था कि हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मतलब 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जो कि दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हमको प्रदान है। एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया, अभी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि चूंकि जो अधिकार हमको दिया गया है वह मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, तो अधिकार को लेकर संविधान हमें क्या क्या ताकत या क्या क्या शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, शक्ति ये है कि हमको मौलिक अधिकार को लेकर संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान किया गया है। अर्थात नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको संविधान द्वारा अपने अधिकारों को लेकर गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, उसकी गारंटी कौन लेता है? हमारा संविधान। संविधान हमें अपने अधिकारों का हम प्रयोग कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसकी गारंटी और सुरक्षा लेने का अधिकार किसको है? हमको संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है या हमारे अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता है और वह हमारे अधिकार का उल्लंघन अगर हमको लग रहा है, तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। किन आधारों पर लेंगे दोस्तों? आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में एक शब्द है मूल संविधान। अर्थात मूल जो शब्द है वो चाहे मूल संविधान की बात करें, चाहे मूल अधिकार की बात करें, चाहे मूल कर्तव्य की बात करें, जो मूल शब्द है उसका कुछ न कुछ उत्तरदायित्व है।
कुछ न कुछ उसका मीनिंग है। आइए उन मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो मूल शब्द है उसको हम बोल सकते हैं कि चहुमुखी विकास, अर्थात अगर किसी भी राष्ट्र का या किसी भी नागरिक का चारों तरफ से विकास होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, चहुमुखी विकास। अर्थात चहुमुखी विकास अगर भाई से मान लीजिए हम एक नागरिक हैं, तो एक नागरिक के पास जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगा, कुछ उसके पास विकासात्मक होने चाहिए कार्य क्षेत्र। तो चहुमुखी विकास की बात करता है क्या मौलिक अधिकार में मूल शब्द। वो चहुमुखी विकास के वो शब्द हैं कौन कौन से दोस्तों, भौतिक रूप से आपका विकास हो, बौद्धिक रूप से आपका विकास हो, नैतिक रूप से आपका विकास हो और आध्यात्मिक रूप से आपका विकास हो। ठीक दोस्तों, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, जब इन चारों प्रकार से किसी भी नागरिक का विकास होता है तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग आसानी से कर सकता है। तो हमको नहीं लगता है कि वो कहीं किसी प्रकार से वो संविधान का उल्लंघन करता है। अर्थात उसके पास नैतिक गुण हो, भौतिक गुण हो, बौद्धिक गुण हो और आध्यात्मिक हो, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, चहुमुखी विकास। और यही चहुमुखी विकास क्या है दोस्तों, मूल शब्द है जिसे भारतीय संविधान में जगह दिया गया है। तो मूल अधिकार, अधिकार क्या होते हैं, जो हम अपने क्या करते हैं, अपने हितों की रक्षा करना। जब कोई व्यक्ति अपने हितों की रक्षा संविधान के अनुसार करता है तो उसे कहते हैं वह व्यक्ति का क्या है, अधिकार है, वो व्यक्ति का दायित्व है। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं बाकी। दोस्तों जो संविधान है, जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। वे कौन कौन सा मौलिक अधिकार थे उनको हम क्रम से जानेंगे और उनको क्रम से समझेंगे। कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि कौन सा अधिकार किस क्रम पर है। दोस्तों आइए बात करते हैं। सबसे जो पहला अधिकार दोस्तों हमारा है वो है समता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 में जगह दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आपको समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी देखने को मिलता है। यह वर्तमान में भारतीय संविधान का हिस्सा है। दूसरा दोस्तों आपका है राइट टू फ्रीडम 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में इसकी चर्चा की गई है। वे कौन कौन सी स्वतंत्रता है, कौन कौन सा फ्रीडम हमको दिया गया है, उन्हीं सारे फ्रीडम की चर्चा हम भारतीय संविधान के अनुसार करेंगे। ठीक दोस्तों, तीसरा दोस्तों है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, अर्थात ऐसे अधिकार जैसे मान लीजिए किसी का शोषण किया जा रहा है या किसी से जबरदस्ती कोई कार्य कराया जा रहा है जो उसके अनुरूप नहीं है या उसके अनुकूल नहीं है, तो वह अनुच्छेद 25 और 28 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 23 से लेकर 24, जिसको हम कहाँ रखे हैं, 3 नंबर पे रखे हैं। तो पहले नंबर दोस्तों क्या है, समता का अधिकार 14 से 18, क्या क्या समानताएं हमको प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार, उन पर चर्चा किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 दोस्तों, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। फिर दोस्तों चौथा जो है राइट टू फ्रीडम, या हमें कह सकते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धर्म को लेकर हमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, हम उसकी बात कर सकते हैं, जिसको अनुच्छेद 25 से 28 में जगह दिया गया है। तो कौन दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब धर्म से संबंधित वे कौन को स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दिया गया है भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार, हम उन अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 25 से 28। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। ठीक, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी क्या अधिकार हमको दिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो दोस्तों है 29 से 30, अर्थात अनुच्छेद 29 और 30 राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर की बात करता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है। फिर दोस्तों छठवां नंबर जो है, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, इसको अनुच्छेद 31 में रखा गया था से मैं प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, था मतलब रखा गया था, वर्तमान में वो मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों अनुच्छेद 31 से हटाकर, अर्थात 44वें संवैधानिक संशोधन, हमने जब संशोधन आपको पढ़ा रहा था मैंने उसमें चर्चा किया था कि संपत्ति अधिकार को कैसे रिमूव किया गया। तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया जाता है। और दोस्तों इसको एक है तो ये संविधान का ही हिस्सा, लेकिन यह एक प्रकार का कानून अधिकार या विधिक अधिकार बन गया। ठीक, अर्थात अब हम इसको, अब कानून अधिकार क्या होता है, अभी इसके हम बहुत अच्छे से चर्चा आपसे करेंगे कि विधिक अधिकार क्या होता है। अभी हम केवल मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। हमको के लिए जानना है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, इसको विधिक अधिकार मान लिया गया और इसको अनुच्छेद 300 क में जगह दिया गया, जिसे भाग 12 में जोड़ा गया।
अर्थात यहाँ भाग 12 का हिस्सा हो गया अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार। जब आप पढ़ेंगे वित्तीय भाग 12 में वित्तीय व्यवस्था है ना, उसी में इसको जगह दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार क्या दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। फिर दोस्तों जो 7वां है उसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये क्या है दोस्तों, इसको अनुच्छेद 32 में जगह दिया गया। इसको हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे उन्होंने इसको कहा था, क्या है या उन्होंने इसको संविधान की आत्मा माने हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को कहते हैं, अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहते हैं क्या क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि अनुच्छेद 32 को किसने कहा था कि संविधान की आत्मा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर संपत्ति का अधिकार को हटा दिया जाए तो वर्तमान हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसा हमने देखने का प्रयास किया। आइए हम इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा सा 1-2 लाइन सोच जानने का प्रयास करते हैं। पहला बात दोस्तों यह है कि जो मौलिक अधिकार है इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। इसको क्या दोस्तों प्रदान है, संरक्षण प्रदान किया गया है। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अर्थात अगर हमारे अधिकारों को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या हमको आती है और हमारे अधिकार का हम अपने प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस पर दबाव कोई बना रहा है, तो उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं या रिट दायर कर सकते हैं। 5 प्रकार रिट होते हैं। जब हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तो उसमें हमसे चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया है ना, प्रतिषेध हो गया, इन सारे हम बात करेंगे रिटों की। तब फिलहाल अभी हमको इतना जानना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। क्या कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकार को लेकर हमको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किसी के द्वारा किया जा रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात दोस्तों अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे आप, अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट की बात करेगा तो 226। जब हम प्रमुख अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपसे चर्चा किया था कि अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 226 क्या है। आगे भी हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के संदर्भ में। ठीक, तो मौलिक अधिकार को संरक्षण प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों का हनन होने पर हम याचिका दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के तहत। फिर दोस्तों मौलिक अधिकारों को लेकर क्या हमको संरक्षण प्राप्त है। आइए दोस्तों जो किसको लेकर दायर कर सकते हैं हम, अब देखिए मौलिक अधिकार को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन जो कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है इसके अंतर्गत याचिका दायर का प्रावधान नहीं है। अर्थात अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं या विधि का उल्लंघन करते हैं उसके तहत हम याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं, या हम किसी प्रकार की प्रावधान हमको नहीं दिया गया संविधान में विधि या कानून के द्वारा। अर्थात अगर हम विधि या कानून के अंतर्गत याचिका दायर करना चाहते हैं तो यह संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मौलिक अधिकार के संदर्भ अगर हम जानना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमको यह संरक्षण देता है और संविधान के द्वारा कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, अधिकारों का हनन हो रहा है तो। आइए दोस्तों एक बेसिक टॉपिक और है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। हम लोगों ने स्रोतों में इसको जाना था कि जो भाग 3 है, जो भाग 3 12 से 35 हम चर्चा करते हैं, यह एक प्रकार से क्या है, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अर्थात अमेरिका के संविधान से क्या क्या मौलिक अधिकार को लिया है। तो कुछ बेसिक चीजें थी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है। कभी कभी दोस्तों आपसे पूछेगा कि क्या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है, क्या यह न्यायालय में चैलेंजेबल है। जी हाँ, मौलिक अधिकार को, अगर मौलिक अधिकार संबंधित कोई भी दिक्कत आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार संबंधी कोई भी दिक्कत अगर हमको होती है तो हम चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, चुनौती दे सकते हैं। अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सीधे जाके क्या अपना रिट दायर कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। आइए दोस्तों अब चूंकि हमारे पास 12 से 35 अनुच्छेद हैं तो हम सीधे अपने मौलिक अधिकारों को चलते हैं। बाकी जो 12, 13 है, 12, 13 और अनुच्छेद 33, 34, 35 इसको हम लास्ट में समझेंगे, और कौन कौन से अधिकार विदेशों को दिए गए हैं और कौन कौन से अधिकार भारत और विदेश दोनों को दिए गए हैं, उन अधिकारों की चर्चा हम लास्ट वीडियोज में करेंगे। अभी हम बेसिक चीज जानेंगे जो हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है। आइए दोस्तों, पहला है हमारा समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अर्थात
जो समता का अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 14 से 18 है। आइए उस 14 से 18 की विधि को समझने का प्रयास करते हैं। जो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, उसमें दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात यह है कि विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता है यह इंग्लैंड से लिया गया है, अर्थात इंग्लैंड से प्रभावित है, जबकि विधि के समान संरक्षण जो है वह अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अब विधि के समक्ष समता क्या होता है? विधि के समक्ष समता का तात्पर्य दोस्तों यह है कि चाहे भारत में कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई सरकारी नौकरी करता हो, चाहे कोई गैर सरकारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई गैर अधिकारी हो, कोई भी हो, वो विधि के ऊपर नहीं हो सकता, अर्थात वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ऐसी बात विधि के समक्ष समता में कहा गया है। तो एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। ठीक, लेकिन अगर हम विधि के समान संरक्षण की बात करें तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर कर। क्वेश्चन पूछता है कि विधि के समक्ष समता और विधि समान संरक्षण इसमें से कौन ऐसा तत्व है जो नकारात्मक दृष्टिकोण है? तो विधि के समक्ष समता नकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जबकि विधि के समान संरक्षण एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य दोस्तों ये है कि भारत में कोई व्यक्ति हो, समान के लिए समान का व्यवहार करना है और असमान के लिए असमान का व्यवहार। अर्थात अगर कोई गरीब है तो उसको गरीब के जैसा ही व्यवहार किया जाएगा, कोई अमीर है तो उसको अमीर के जैसा उसका व्यवहार किया, मतलब समान के साथ समान और असमान के साथ असमान का व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि समान के साथ असमान और असमान के साथ समान का व्यवहार करेगा। तो सिंपल सी बात है कि विधि के समान संरक्षण समान के साथ समान और असमान के साथ असमान का व्यवहार करता है, जबकि विधि समान समता चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे गैर अधिकारी हो, विधि के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, अर्थात विधि क्या है? यहाँ सर्वोपरि है। फिर दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, जैसे कि विधि हो गया, अवसर हो गया, न्याय हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो दोस्तों कहता है कि धर्म हो गया, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अर्थात भारत का जो संविधान है वह कहता है कि चाहे धर्म हो, चाहे नस्ल हो, नस्ल तो होती प्रजाति, चाहे जाति हो, चाहे लिंग हो, चाहे जन्मस्थान हो, के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारा भारतीय संविधान कहता है। ऐसा किए जाने पर आप सबको पता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला कहता है अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगारों के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 15 में आपको ईडब्ल्यूएस आपको देखने को मिलेगा, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हमको देखने को मिल रहा है, या क्रीमी लेयर जो सिस्टम है, वे आप अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दे सकते हैं कि आप देखेंगे सबके साथ क्या है? समान का व्यवहार करता है, मतलब भेदभाव की स्थिति नहीं है। अनुच्छेद 16 दोस्तों कहता है सार्वजनिक रोजगारों में के मामलों में अवसर की समता, मतलब कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, अवसर सबको मिलना चाहिए, चाहे वो लोक नियोजन की बात हो, चाहे किसी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हो, अर्थात सबके साथ क्या होना चाहिए? सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम हैं, आप हैं, कोई व्यक्ति है, किसी भी कार्य में अगर वो संलग्न है, तो अगर वो कुछ करना चाहता है तो हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, समान अपॉर्चुनिटी मतलब मिले। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा है, सभी क्या है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हैं। अर्थात धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के आधार पे ऐसा नहीं कि उसको अवसर से वंचित कर दिया जाए, वह भी अवसर के योग्य में है, उसको भी अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के अधिकारों में प्रावधान करता है। फिर जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों, वह अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन, अर्थात छुआछूत, एक प्रकार से छुआछूत हम कह सकते हैं। तो छुआछूत संबंधी जो प्रावधान है उसका अंत कर दिया जाए, ऐसा अनुच्छेद 17 कहता था। ठीक, तो अनुच्छेद 17 आपको पता हो 1976 में आता है अस्पृश्यता अधिनियम। तो 1976 के तहत ये कहा जाता है अनुच्छेद 17 को कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाए या उसका उन्मूलन कर दिया जाए। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ ही लेता है, जैसे कि उपाधियों का अंत या उन्मूलन। उपाधियों का अंत से मतलब यहाँ दोस्तों ये है, सेना अगर राज्य चाहे तो सेना से संदर्भित या विद्या से संबंधित सम्मान दे सकता है। सेना और विद्या से संबंधित सम्मान को छोड़कर बाकी अन्य किसी प्रकार का हम सम्मान या उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे वो भारत हो चाहे वो भारत के बाहर हो। अगर हम
दूसरी बात कहता है कि हम विदेशों से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अगर हम मान लीजिए किसी कारणवश अगर हम विदेशों से उपाधि ग्रहण करना भी चाहते हैं तो उसके लिए हमको राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। और जब तक राष्ट्रपति हमको अनुमति नहीं देगा तब तक हम किसी भी बाहरी देश या किसी भी विदेशों से हम उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो हम विदेशों का भी उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। आपने सुना होगा पहले के जमाने में राय बहादुर सर बहुत सारी उपाधियां वो दिया करते थे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मोदी जी को मिला था सियाल की उपाधि सऊदी अरब से, तो उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति की अनुमति से उस उपाधि को स्वीकार किए थे। हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 18 कहता है कि हम किसी भी प्रकार का उपाधि का प्रावधान नहीं करते हैं सिवाय किसके, सेना और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर। अर्थात सेना के क्षेत्र में हमको सम्मान दिया जा सकता है और विद्या के क्षेत्र में, ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में हमको सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा हम किसी भी क्षेत्र में सम्मान हासिल नहीं कर सकते हैं या प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको राष्ट्रपति की अनुमति ना मिल जाए। राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने के बाद हम किसी भी उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के निर्णय पर। दोस्तों ये थे हमारे क्या, पहला था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 के बीच हमको पढ़ना है। अनुच्छेद 19 से 22 हमको राइट टू फ्रीडम कहता है, हमें कौन कौन स्वतंत्रता दी गई, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 कहता है कि हमको 6 प्रकार के अधिकार, मतलब 6 अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है कि अगर हम 6 प्रकार के अधिकार को स्वतंत्रता के स्थान रखते हैं तो हम क्या करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। किन आधारों पे वो कहता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जो 6 अधिकार हमको दिए गए हैं स्वतंत्रता के संदर्भ में, वे पहला है 19(1) में कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। आपका जो स्पीच होना चाहिए हेट स्पीच के रूप में ना हो, मतलब ऐसा अभिभाषण नहीं होना चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति या ऐसा वाक आप नहीं कर सकते हैं जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, समाज में व्यवस्थाएं क्या हो, छिन्न भिन्न हो रही हो, ठीक। तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे कि समाज में कौतूहल मच जाए। हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जो हमको संविधान अनुमति देता है, ठीक। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। और इसी अनुच्छेद 19(1) में एक और प्रावधान है जिससे अम्बेडकर साहब कहा करते थे प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। तो 19(1) में कोई अधिनियम या कोई कानून इसके लिए नहीं लाया गया है, बस इसको हम मौलिक अधिकार रूप में मानते हैं। तो जो 19(1) है यह भी क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात प्रेस को भी प्रकाश क्या है, स्वतंत्रता है। तो अर्थात एक किसके अंतर्गत आएगा, वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत। 19(2) जो कहता है दोस्तों कि जब हमको बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी तो हम कुछ और भी काम करना चाहेंगे। हम करना क्या चाहेंगे, हमने क्या किया, 19(2) में भारतीय संविधान में सम्मेलन को जगह दिया। सम्मेलन में कहा गया है कि शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने का अधिकार है, मतलब हम कहीं भी कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन करने के लिए क्या कहा, शांतिपूर्ण रूप से, मतलब अशांतिपूर्ण नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार। लेकिन अगर किसी के पास उस सम्मेलन में हथियार पाया जाता है तो फिर आपके प्रति कार्यवाही की जाएगी। अर्थात कहा गया है बिना हथियारों के हम किसी भी जगह कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन तरीका क्या हो, शांतिपूर्ण तरीके से, न कि अशांति से। 19(3) में कहा गया दोस्तों संघ बनाने की, अर्थात हम कहीं भी भारत में कहीं भी संघ अर्थात सभा या समूह का निर्माण कर सकते हैं। सभा या समूह बनाने का अधिकार भारतीय संविधान हमको देता है 19(3) के अंतर्गत। फिर दोस्तों जो 19(4) है वह संचरण की बात करता है। संचरण का शाब्दिक अर्थ होता है आवागमन, अर्थात भारत का नागरिक अगर हम हैं तो भारत के नागरिक को अधिकार है कि वह 19(4) का प्रयोग करके भारत में किसी भी जगह आवागमन कर सकता है, आ जा सकता है। उसे कोई रोक या कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा जब तक कोई कंडीशन अप्लाई ना हो। जैसे कोविड-19 में कुछ कंडीशन अप्लाई था तो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा पाते थे, उसके पीछे क्या था, एक पैंडेमिक थी, एक महामारी थी। लेकिन अगर सामान्य स्थिति हमारे देश में बनी हुई है तो सामान्य स्थिति में हम भारत के किसी भी स्थान पे हम आ जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ऐसा अनुच्छेद 19(4) हमको देता है। और आपको पता भी है कि अगर किसी प्रकार का अगर इमरजेंसी लगाया गया है तो उस स्थिति में हमारे सारे अधिकार क्या होते हैं, समाप्त कर जाते हैं, 20-21 छोड़ के। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। फिर 19(5) दोस्तों कहता है निवास। निवास से तात्पर्य यही है कि हम भारत के किसी भी स्थान पर किसी भी राज्य में हम निवास कर सकते हैं,
हम अपने ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, उसके लिए हमको कोई प्रतिबंध नहीं है। इतना पता है, सिंगल सिटीजनशिप हमको मिला हुआ है। अगर हम इस राज्य से उस राज्य जाते हैं तो हो सकता है वहाँ की सदस्यता हमारी समाप्त हो जाए, ठीक। लेकिन हम निवास कहीं भी कर सकते हैं, 19(5) हमको ऐसा अनुमति देता है। 19(6) है वह वृत्ति की बात करता है। वृत्ति मतलब होता है भरण पोषण अर्थात आजीविका। भारत में रोजगार, अब आप बताइए सिंपल में, आप बोल पा रहे हैं, आपने सम्मेलन बनाया, आपने सभा समूह का निर्माण किया, आप आवागमन भी कर रहे हैं, आप भारत में कहीं निवास कर सकते हैं। कहीं निवास करेंगे तो आपकी इच्छा होगी, जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली अगर आप जाएंगे तो दिल्ली में आप चाहेंगे कि मैं बेरोजगार न बैठूं, कुछ हमको रोजगार मिले, तो आप ढूंढेंगे। तो भारत में आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी प्लेस रहेंगे, तो आप वहाँ पे रोजगार कर सकते हैं। अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए, भरण पोषण पूरा करने के लिए आप रोजगार ढूंढेंगे। तो रोजगार करने का भी अधिकार आपको भारत के प्रत्येक राज्यों में है, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों में है। अर्थात भारत की किसी भी जगह आप रोजगार कर सकते हैं, बेरोजगार नहीं रह सकते। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, ये कुछ अधिकार थे जो हमको अनुच्छेद 19 हमको देता है। तो बोलने का अधिकार, एकत्रित होने का अधिकार, सभा या समूह बनाने का अधिकार, भारत में आवागमन का अधिकार, भारत में निवास का अधिकार और भारत में रोजगार या आजीविका चलाने का अधिकार। फिर दोस्तों अनुच्छेद जो 20 है वह अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात अगर हमने कोई अपराध किया है तो उसको हम कैसे दोष सिद्ध, मतलब वो हमारा अपराध कैसे दोष सिद्ध हो जाए, उसके लिए हमको संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या, हमारे अपराधों के लिए वो कौन सी दोष सिद्धि है जिसको लेके हमको संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 20 में कुछ 2-3 बातें अगर हमको याद रहेगा तब अनुच्छेद 20 को समझने के लिए पर्याप्त है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है, पहला पॉइंट ये है कि हमको उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय कानून था। पहला पॉइंट ये कहता है कि उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय कानून था। तात्पर्य क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2015 में आपने किसी के साथ कोई अपराध किया और 2015 में सजा ये था कि 2 वर्ष की 1 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष की सजा, आपको जेल होगा। सजा आपने गुनाह कब किया है, 2015 में। और मान लीजिए आपने 2017 में जब आए तो उसी सजा के लिए जो रखा गया था नियम में कि ऐसा है कि 10 लाख रुपए का जुर्माना और क्या हो जाए 20 लाख रुपए, वो 20 साल का जेल, ऐसा अगर होता है तो आपके साथ लागू नहीं होगा। जिस समय 2015 में जो आप अपराध किए हैं आपको 2015 के अनुसार ही सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं 2017 में सजा का प्रावधान बदल गया तो 2015 के सजा अगर आपको 2017 में सुनाया जा रहा है तो वही प्रावधान आप पे लागू होगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। अर्थात उस समय जिस समय आप अपराध किए हैं और उस समय जो सजा दिया गया होगा, आज भी अगर आपको वो सजा सुनाया जाता है तो आपको उस अपराध के लिए वही सजा दी जाएगी जो 2015 में होगा, न कि 2017 के अनुसार। तो इसमें यही कह रहा है उसी समय के कानून के से सजा दी जाएगी जो उसके अपराध करते समय कानून था, अर्थात कोई नया कानून लागू नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कहता है दोस्तों, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे कोई भी मुजरिम है जिसको आप पकड़ के ले गए हैं, ठीक है, या पकड़े हैं, तो कोई भी खुद के विरुद्ध, मतलब उसको दबाव नहीं डाला जाएगा कि तुम अपने खिलाफ क्या दो, मतलब अपने अनुसार तुम गवाही दो। खुद के विरुद्ध मतलब वह अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या हो, बाध्य नहीं है, और ना उसे कोई बाध्य करेगा कि तुम गवाही दो, तुमने ऐसा किया है। लेकिन 360 डिग्री यहाँ पे लागू है भारत में, पता है आप सबको। 360 डिग्री खुद हो चाहे कोई हो, वो एन प्रकार हो ही जाता है, ठीक है। तो खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 20 कहता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ऐसा नहीं कि अब आपने एक अपराध किया है तो मतलब हर साल आपको सजा दर सजा मिलता जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक अपराध, अगर आपने एक अपराध किया है तो आपको केवल एक ही बार सजा मिलेगी उस अपराध को लेकर। अन्य अपराध करेंगे तो उसके लिए नए नए एक्ट लगेंगे, नए नए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन अभी हमको इतना जानना है, अनुच्छेद 20 कहता है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दिया जाएगा, 2 बार सजा नहीं मिलेगा। जो अपराध हम करेंगे उस अपराध के लिए हमको केवल एक ही बार सजा दी जाएगी उस अपराध के बदले। दोस्तों अनुच्छेद 20 हमको ये 2-3 बातें हमको बताता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात जीवन जीने का अधिकार, राइट टू, है ना, अर्थात क्या कहता है, राइट टू प्राइवेसी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार के अंदर हम समझेंगे बातों को कि हमको राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार से मतलब यहाँ ये है
कि हम स्वच्छ भोजन करें, स्वच्छ भोजन करने का हमारा अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ वायु हवा लेने का अधिकार है, स्वस्थ भोजन करने का अधिकार है। अर्थात हमें अपना जीवन कैसे जीना है, उस जीवन जीने का अधिकार हमको कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 21 अर्थात राइट टू प्राइवेसी। ये कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक, आइए बात करते हैं अनुच्छेद 21 क की। अनुच्छेद 21 का जो है दोस्तों, वह चर्चा करता है शिक्षा का अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन। जो शिक्षा का अधिकार है वह भी प्रकार का मौलिक अधिकार हो गया है। कब हुआ दोस्तों? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वें संशोधन। जब हम संशोधन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे चर्चा किया था, अभी आगे भी मैंने आपसे चर्चा भी किया था कि 86वें संशोधन 2002 में कहा गया कि भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अब 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो दिया गया, यहाँ प्रत्येक राज्यों को दिशा निर्देश दिया गया। उनसे कहा गया कि प्रत्येक राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, वे उनका मूलभूत अधिकार है, वो उनका मौलिक अधिकार है। अर्थात अनुच्छेद 21 क में शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन 2002 में क्या कर दिया गया? एक प्रकार के मौलिक अधिकार में जगह दिया गया। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 जो है वह कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जैसे मान लीजिए किसी कंडीशन में किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक, और गिरफ्तार करने के बाद वह निर्दोष हो, ठीक, या जो भी उसके साथ स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान जो है वह उसको संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 22 तहत। तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में क्या क्या संरक्षण प्रदान करता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला होता है दोस्तों, अगर किसी को हमने गिरफ्तार किया है तो जो गिरफ्तार हुआ है वह व्यक्ति कारण पूछने का अधिकार उसको है। जैसे मान लीजिए कोई प्रशासन आई, कोई व्यक्ति, अगर आप पुलिस या कोई व्यक्ति आए हमको गिरफ्तार किया, तो हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 22 कि हम उस व्यक्ति से, मतलब उस प्रशासनिक अधिकारी से हमें बात पूछ सकते हैं कि आप किस कारण मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। अर्थात अपनी गिरफ्तारी को लेकर हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं, भैया वजह क्या है जो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक, अब जो भी वजह होगा वो अपना बताएंगे। फिलहाल अभी हमको ये जानना है कि अनुच्छेद 22 कहता है कि कारण पूछने का अधिकार, कि किस अधिकार से आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपको वो गिरफ्तार कर लिए, मान लीजिए वो आपको गिरफ्तार कर लिए, गिरफ्तार करने पर क्या होता है दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना होगा। अगर मान लीजिए किसी अपराधी को हमने अपने गिरफ्त में ले लिया है, तो गिरफ्त में लेने के बाद दोस्तों क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को, जिसने अपराध किया है नहीं किया वो देखा जाएगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायालय के सामने क्या तो करना पड़ेगा, हमको उपस्थित करना होगा। उपस्थित करने में अब आप 24 घंटे का मतलब यहाँ होता है आवागमन का समय छोड़कर, मतलब आने जाने में जो टाइम लगेगा उसको छोड़कर को 24 घंटे माना गया है। तो 24 घंटे के अंदर अपराधी को मजिस्ट्रेट सामने उपस्थित कराना होगा, ये अनिवार्य शर्त है। आवागमन को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे को स्वीकार किया गया है। अन्य जो पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट यह है कि जो अपराधी है, जिसको अपराधी बनाया जा रहा है किसी अपराध के कारण, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। वह अपने मनपसंद वकील या कानून को हायर कर सकता है। मतलब जिसको हम गिरफ्त में ले रहे हैं या गिरफ्तारी जिसकी हो रही है, उसको यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मनपसंद का, अपने इच्छा अनुसार किसी भी वकील या कानून अधिकारी को हायर कर सकता है, और वकील से सलाह ले सकता है। जिसको हायर करेगा वो उनसे सलाह ले सकता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए यदि हमारी गिरफ्तारी हो रही हो। अर्थात अगर हमारी गिरफ्तारी हो रही होगी तो बताइए ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सलाह वह अपने मनपसंद वकील से ले सकता है। अर्थात अनुच्छेद 22 उस गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अधिकार देता है कि अगर वह गिरफ्तारी उसकी हुई है तो वह अपने मनपसंद का वकील हायर कर सकता है। वकील हायर करने के बाद वह उससे सलाह ले सकता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जब हमारी गिरफ्तारी हो रही हो। उसके बाद उसका जो अधिकारी, जो विधि अधिकारी होगा या जो कोई क्या बोलते वकील होगा, वह जो परामर्श देगा उसके अनुसार वो अपना कार्यवाही करेगा। तो ये कुछ दोस्तों हमने आज के लेक्चर में भाग
भाग 1 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में हमने समता का अधिकार को देखा और स्वतंत्रता का अधिकार देखा। अन्य जो 4 हमारे अधिकार है दोस्तों, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट भाग में देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको भाग 1 समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। 1-2 बार इस वीडियो को आप देखने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच का विस्तार करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।